गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं अपने इस VR1 चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। आपको जैसे पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की मार चल रही है, एक महामारी फैली हुई है एंड इट्स ए पेंडेमिक जो सबके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और 90% से ज़्यादा इस दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो इस पर्टिकुलर पेंडेमिक से प्रभावित हो चुकी है एंड सारे के सारे अपने सारे काम धंधे छोड़ करके इस वक्त सब इस बीमारी को किसी तरीके से कंट्रोल करने की जुगत में लगे हुए हैं। और इसी तरह से हिंदुस्तान में भी हम लोग इसको जूझ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री अपने सारी स्टेट के जितने भी लीडरशिप है सबके साथ मिलके हम लोग एक कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम चला रहे हैं और उसके साथ लड़ रहे हैं। सिमिलरली आज हम राजस्थान में देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पेंडेमिक, इस महामारी को चलते हम क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या हमारे आंकड़े हैं, क्या हमारी सक्सेस है और हम जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जो इस कंट्री में बैठे हैं या इस स्टेट में बैठे हैं उसको एक नेशनल एफर्ट को कंट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ एक बड़े जयपुर के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, जो कि एक सीनियर प्रोफेसर हैं SMS मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। उसके अलावा ये जो कोरोना स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है उसके मेंबर भी हैं। फिर जो हमारी एक एक्सपर्ट्स एथिक्स कमेटी होती है रिगार्डिंग द ट्रायल्स ऑफ न्यू ड्रग्स, जो इस वक्त कोरोना के न्यू ड्रग्स के लिए भी बहुत सारा काम कर रही है, ये उसके भी मेंबर्स हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब हमारे पास ग्लोबल साइको सोशल सपोर्ट सिस्टम, जो कि एक डॉक्टर विमल हैं, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्रिस्ट मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में UK में, ये उसके भी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और ये अपनी जो मेडिकल एजुकेशन यूनिट है SMS मेडिकल कॉलेज की, ये उसके भी कोऑर्डिनेटर हैं। वो इतनी सारी एक्सपर्टीज़ के होते हुए तो डॉक्टर साहब को एग्जैक्टली पता है कि जो भी हम कदम इस कोरोना के बारे में उठा रहे हैं या जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं या जो भी चैलेंजेस हैं जिससे हम जूझ रहे हैं वो इनके नॉलेज में बिल्कुल हैं। और आज हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक लेमेन्स नॉलेज की तरह एक हमें ब्रीफिंग दें ताकि हमें बताएं कि क्या हो रहा है और हमें भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का भागीदार बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो भी हमने एक्शंस लिए हैं कोरोना के बारे में, आज की डेट में जो राजस्थान में हमारा जो इस वक्त स्टेटस है उसका क्या स्टेटस है, हम कहाँ खड़े हैं इस लड़ाई में? राजस्थान का आज की तारीख में अपन ये कह सकते हैं कि अपन बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि राजस्थान में इस समय जो रिकवरी रेट है वो करीब 60%, 58, 59, कई जगह 62%, जैसे जयपुर में, कई ज़िलों में तो 80%, 90%, 70% रिकवरी रेट है। तो इस रिकवरी रेट को देखते हुए अपन बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छे प्रयास किए गए हैं मेडिकल कॉलेजों में। जहां पहले राजस्थान में 100 के आसपास इन्वेस्टिगेशन होते थे, वो आज इंक्रीज होकर 10,000 इन्वेस्टिगेशन पहुंच गए हैं। 10,000 इन्वेस्टिगेशन जो टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के, उसका ही नतीजा है कि आज राजस्थान बहुत अच्छी पोजीशन में है, रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। दूसरा, अगर अपन एक इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे ICU एडमिशन कितना हो रहा है, तो ICU एडमिशन जो राजस्थान का या ओवरऑल इंडिया का भी अगर अपन देखें तो 3% से कम आ रहा है। अगर अपन मान लो वेंटिलेटर यूज़ की बात करें तो 0.45 या 1% से कम आ रहा है, तो पूरा राजस्थान में बहुत अच्छी कंडीशन है। हॉस्पिटल एडमिशन का अगर परसेंटेज देखें तो 7% से भी कम है जिनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है या हॉस्पिटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा अगर अपन देखें थोड़ा बहुत और भी जो भी पैरामीटर्स अगर अपन माने, तो ऑक्सीजन सपोर्ट की जो ज़रूरत पड़ रही है वो भी 3% से कम पड़ रही है। तो ओवरऑल अगर अपन देखते हैं इसको, तो राजस्थान बहुत अच्छी कंडीशन में है। रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, इंडिया में बहुत अच्छी रिकवरी रेट में है राजस्थान। कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे महाराष्ट्र हो गई या दिल्ली हो गई या गुजरात हो गई या तमिलनाडु हो गई, उन स्टेट्स की रिकवरी रेट बहुत कम है। ओवरऑल इंडिया की भी अगर रिकवरी रेट देखें तो इनिशियली सेकेंड लॉकडाउन में 7% के आसपास थी, देन 21 हुई और इंडिया की आज 40 के आसपास रिकवरी रेट है। उस कंपेयर में राजस्थान में 60%, मोर देन 60%, कई जिलों की बहुत अच्छी रिकवरी रेट है। उसका रिकवरी रेट का इतना अच्छा होने की वजह ये है कि राजस्थान में हमारे जो प्रशासन है, हमारे मंत्री जी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके साथ जो एडिशनल प्रिंसिपल की जो पूरी टीम है, और वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर अपन देखें, सबसे पहले तो इस टीम के द्वारा जो नए नए इनोवेशंस किए गए दवाइयों के ट्रीटमेंट में, जो एंटीवायरल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया,
उन ट्रीटमेंट का ये नतीजा है कि बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आया उनकी। इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी भी शुरू कर दी। इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा काम में लिया इन्होंने। उसके अलावा अभी रिसेंटली WHO की तरफ से भी जो नई ड्रग्स जो अमेरिका में लॉन्च हुई, उस ड्रग के अभी ट्रायल्स इंडिया में बहुत जगह शुरू हो रहे हैं, तो जयपुर में भी शुरू हैं। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल स्क्रीनिंग कमेटी और एथिक्स कमेटी जो मेडिकल कॉलेज की है, वो पूरा कोऑर्डिनेटेड होकर बहुत अच्छा वर्क कर रही है। उन्हीं का नतीजा है कि राजस्थान आज एक बहुत अच्छी कंडीशन में है। उसके पीछे सभी लोगों की मेहनत है, जो लोग क्वारंटीन में लगे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज का स्टाफ हो गया, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हो गए, अस्पताल का स्टाफ हो गया, ये सब मिलजुल के बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छा बताया कि जो भी एफर्ट स्टेप्स लिए गए, बट एक छोटा सा एक पॉइंट है जो नॉर्मल लोग थोड़ा सा इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि जो भी जितने भी मेडिकल कॉलेज के अलावा हॉस्पिटल्स थे डॉक्टर जयपुर के अंदर, हालांकि जयपुर को रेड जोन घोषित किया गया है, उन हॉस्पिटल्स में जो नॉर्मल मरीज़ थे उनको बाहर निकाल दिया गया। बोला गया कि इस हॉस्पिटल में हम कोविड-19 के पेशेंट्स लेंगे। तो ये एथिक्स कमेटी के आप मेंबर हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये ठीक है कि हम जो बाकी किस्म के जो पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा आई वुडंट से इग्नोर करें, लाइक उनकी जो मैनेजमेंट है उसको हमने थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी पे लिया है और कोविड-19 के लिए हमने ज़्यादा प्रायोरिटी पे लिया है, उसका ये नतीजा है कि हम एक अच्छी स्थिति में हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे गायनी के मरीज हो गए या इमरजेंसी के जो मरीज होंगे वो सब उनका इलाज हो रहा है। SMS में भी हो रहा है और जगह भी हो रहा है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके जो चिकित्सक हैं वो भी हमारे साथ लगातार टच में हैं। उनको भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उनको भी काउंसलिंग कर रहे हैं। और जो भी ICMR की जो लेटेस्ट गाइडलाइन आ रही है या वर्ल्ड में जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस इशू हो रही हैं, उन सब को सभी डॉक्टर्स फॉलो कर रहे हैं। और प्राइवेट में ठीक है, ज़रूर ये कहना बिल्कुल सही है कि थोड़ा भय का माहौल है, क्योंकि मीडिया में हर जगह यही चल रहा है कोरोना, जबकि हकीकत में मॉर्टलिटी भी देखें तो ऐसी कोई बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। अपन को पूरी सावधानी रखने की ज़रूरत है। चिकित्सक जो प्राइवेट में देख रहे हैं, अब धीरे धीरे सब खुलना शुरू हो गया। SMS मेडिकल कॉलेज से और सरकारी मेडिकल कॉलेज जहाँ पे भी हैं, वहाँ कोरोना नॉन कोरोना पेशेंट सभी देखे जा रहे हैं। और जो भी चीज़ें बेस्ट सरकार जो अपनी तरफ से कर सकती है वो कर रही है। और धीरे धीरे कोरोना का टेस्ट करके और उनके बाद उनका पूरी जांच, इलाज, ऑपरेशन सभी चीज़ें की जा रही है। डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि जो हमारा रिकवरी रेट है राजस्थान के अंदर, इट इज़ मोर देन 50%। और ये भी लोग बोल रहे हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि अभी ना हमारे पास इसकी कोई ट्रीटमेंट की कोई ड्रग है, ना हमारे पास वैक्सीन है। तो ये मोर देन 50% का जो रिकवरी रेट हमने अचीव किया है, जो हमारे नेशनल स्टैंडर्ड से काफ़ी ऊंचा है, इसकी क्या वजह हो सकती है कि वी आर इन अ बेटर पोजीशन vis-a-vis जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स? इसके लिए कई थ्योरी चल रही हैं। एक तो एक वायरस की जो स्ट्रेन के लिए कह रहे हैं कि राजस्थान में हो सकता है स्ट्रेन कुछ थोड़ी वीकर टाइप हो, बट उसके अलावा भी राजस्थान सरकार के, हमारे प्रिंसिपल के और उनकी जो पूरी टीम है, एडिशनल प्रिंसिपल के साथ जो टीम वर्क कर रही है, हर लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरा विजिलेंस हो रहा है। रैपिड रेस्पॉन्स टीम जो हमारी PSM डिपार्टमेंट के थ्रू जो वर्क कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी जाके क्वारंटाइन करना उनको, वो एक टीम है। उसके अलावा जो हमने जो इन्वेस्टिगेशन राजस्थान सरकार ने, हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी टीम है या मेडिकल एजुकेशन की टीम जो ट्रेनिंग दे रही है सबको, सैंपल कलेक्शन में ट्रेनिंग हो या नए सेंटर शुरू करने के लिए जो डायरेक्टरेट में टीम वर्क कर रही है, जो राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जो इन्होंने जांच शुरू कर दी और जो टेस्ट सिर्फ शुरू में 100 हो रहे थे, वो आज 10,000 के करीब पहुंच चुके हैं। और उसका ये नतीजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग होने से उनको प्रॉपर्ली आइसोलेट किया जा रहा है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है, हॉस्पिटल एडमिशन हो, ICU की ज़रूरत हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, प्रॉपर्ली सभी मरीजों को उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। और रही बात ये कि इसमें डेफिनेटली ऐसा कहना ठीक है वायरल इन्फेक्शंस का, और इसके ट्रीटमेंट में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नई ड्रग्स के ट्रायल जो यहाँ किए गए, पूरे वर्ल्ड में सराहे गए, जो भी इनिशियली कुछ पेशेंट्स की रिकवरी हुई, 3 पेशेंट्स में ट्रायल किया गया, वो बिल्कुल रिकवर्ड हुए। उसके बाद अमेरिका में जो भी ड्रग अवेलेबल है वो WHO उसका ट्रायल राजस्थान में भी कर रहा है। इसके अलावा भी प्लाज्मा थेरेपी की हो तो ICMR ने तुरंत बहुत सारे सेंटर्स को परमिशन दी, जयपुर को भी प्लाज्मा थेरेपी की परमिशन दी। तो ये नए जो इनोवेशन या नई जो परमिशंस जो कोविड को देखते हुए जारी की गई, उसी का नतीजा है कि बहुत अच्छी रिकवरी आ रही है राजस्थान में। रिकवरी रेट बहुत अच्छी है राजस्थान में, इसलिए, लेकिन फिर भी अपन को इसको देखते हुए सावधानी पूरी रखनी है अपन को। ये सावधानी तो आपने ठीक बोला, बट एक चीज़ मैं आपको और शायद आपने मिस कर दी, जो इसकी जो रिकवरी में जो वैक्सीन वगैरह के जो दावे किए गए थे,
अगर मुझे ठीक से याद है कि शायद फरवरी महीने की बात है, सबसे पहले जो क्लेम आया था कि हमें कोरोना की मेडिसिन मिल गई है वो जयपुर से ही आया था और वो ड्रग की काफ़ी पब्लिसिटी भी हुई थी। उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट जो इजराइल ने दिया था कि हमने इसको एनिमल्स के ऊपर कर लिया है, रैबिट्स के ऊपर कर लिया है, ह्यूमन ट्रायल्स विल स्टार्ट। ये दोनों इवेंट मेरे ख्याल 1-2 दिन के भीतर हुए थे। तो इसका क्या रीज़न है कि जो हमने जयपुर में जो हमारा इनिशियल सक्सेस थी उसको हमने एक्सप्लॉइट किया है, या उसके बाद फिर हमने उसको ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं दी परंतु हम उसको यूज़ करते रहे ताकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आज हमें देखने को मिले। जयपुर में जो दवाइयाँ यूज़ की जिसके लिए क्लिनिकल ट्रायल स्क्रीनिंग कमेटी ने, एथिक्स कमेटी ने जो परमिशन दी और उसके माध्यम से जो ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे रिजल्ट आए, उसी का नतीजा है कि आज बहुत अच्छी रिकवरी रेट है यहाँ पे। और अगर हेल्थ केयर वर्कर में जो कि अगर आप मीडिया के माध्यम से देखें तो करीब 70 के आसपास जो हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्ट हुए, उनमें हार्डली 1-8 जनों की डेथ हुई, वो भी अदर देन कोविड। यहाँ जो भी डेथ हुई है उन 150 के आसपास जो भी डेथ हुई है वो एज सच प्योरली कोविड से नहीं है, कोविड के साथ अदर कोमॉर्बिड कंडीशन है, उन कंडीशंस में उनकी डेथ हुई है। बाकी रिकवरी अच्छी है। जो ड्रग्स के यहाँ ट्रायल किए पूरे इंडिया में, मेरे को पूरे इंडिया से जगह जगह से फार्माकोलॉजी और जो लोग ट्रीटमेंट में जुड़े हैं उनके फ़ोन आए कि आपने किस तरह से क्या रिजीम्स यूज़ करी। और यहाँ हमारे जो ट्रीटमेंट में लगे हुए चिकित्सक हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट के चिकित्सक हों या एनेस्थीसिया के जो चिकित्सक हों, वो सभी चिकित्सक जो PSM माइक्रोबायोलॉजी के चिकित्सक जो स्क्रीनिंग में लगे हुए हैं, सभी ने कोशिश करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए। हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर वर्कर जो इन्फेक्ट हुए उनकी रिकवरी 4 to 8 डेज़ में बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है। और ये वजह यही है कि ट्रीटमेंट है, कुछ इम्यूनिटी फैक्टर्स हैं, कुछ राजस्थान का एनवायरनमेंट है, कुछ सरकार के प्रयास हैं। सरकार ने जो प्रयास किए, क्वारंटाइन किया, बहुत ही फोकस्ड, जैसे भीलवाड़ा मॉडल जो पूरे इंडिया में सराहा गया, बहुत ही फोकस्ड उनको डिजीज़ सर्विलेंस किया गया, डिजीज़ विजिलेंस किया गया। उसके साथ हमने जो है फार्माकोविजिलेंस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग्स जो करीब 42,000 लोगों को दी हमने। उसके अलावा ये तो हमने मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्तर पे ही दिए 42,000। इसके अलावा उससे पहले भी हमने आम जन जो भी हमारे से संपर्क कर रहे थे उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम बाज़ार से प्रोवाइड करवा रहे थे। उसी का नतीजा है कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी रही, रिकवरी बहुत अच्छा रहा, प्रोफाइलिक्स बहुत अच्छा रहा। तो ओवरऑल रिकवरी और डेथ रेट बहुत कम है राजस्थान की। इन सबको देखते हुए एडमिशन, अगर हॉस्पिटल एडमिशन देखें, ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट, इन सबको देखें तो ओवरऑल इंडिया भी बहुत अच्छा कर रहा है और राजस्थान भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपको और पूछना चाहूँगा हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए कि अगर आप देखें ये वायरस है क्या चीज़ आफ्टर ऑल। वायरस एक मेरे ख्याल में एक प्रोटीन का मटेरियल है जो शायद फैट से कोटेड है, और इसकी सबसे जो खासियत बात ये है कि ये अपना जो स्वरूप है, जो इसका जो वजूद है, ये उसको बहुत फास्ट चेंज होता जाता है। तो अगर आप आज एक ड्रग को, एक वायरस को आइसोलेट करके उसके ऊपर कोई ड्रग की टेस्टिंग करें भी, तो बाय द टाइम योर टेस्टिंग इज़ कंप्लीट तब तक उसका जो म्यूटेशन है वो कुछ और बन जाएगा और वो ज़्यादा घातक हो जाएगा। तो इस चूहे बिल्ली के खेल की लड़ाई में अगर हमको जीतना है तो हमें क्या प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए और कितना टाइम लगेगा इसके अंदर? एक्चुअल में क्या है, वायरस के साथ यही दिक्कत है कि जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरस जो होता है वो जनरली खुद के वो ह्यूमन सेल में अंदर एंटर करता है और ह्यूमन सेल्स के ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, उसके प्रोटीन को, उसके DNA RNA को यूज़ करता है और अपनी फैमिली डेवलप करता है। और वो फैमिली हो सकता है उसका थोड़ा म्यूटेशन हो जाए और वो हो सकता है वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाए या कम खतरनाक हो, ऐसा हो जाता है। उन्हीं का नतीजा है कि इंडियंस की या तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी है या इंडियंस में जो वायरस आया है और वायरस आगे जो रिप्लिकेट हो रहा है वो इतनी पावरफुल नहीं है, वो वीक है। उसी का नतीजा है कि जितनी मॉर्टिलिटी विदेशों में आ रही है और देशों में जिसकी वजह से भय का माहौल बन रहा है, उतना इंडिया में नहीं है। लेकिन फिर भी अपन को सचेत रहने की ज़रूरत है। पता नहीं आगे इसकी क्या पोजीशन रहे, किस तरह म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशंस की वजह से ही जनरली वैक्सीन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते। वैक्सीन जो डेवलप होता है आगे फिर वो इनइफेक्टिव हो जाता है। इन्हीं का नतीजा है, म्यूटेशंस होने से ही ड्रग्स भी प्रॉपर्ली काम नहीं करती। ये वायरस ह्यूमन सेल में अंदर एंटर करके वर्क करता है, इस वजह से भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती। ये सब वजह है। इसके अलावा डॉक्टर साहब अगर हम देखें, अगर जयपुर का भी हम एक विश्लेषण करें तो हमें लगेगा जयपुर के कुछ हिस्से हैं जो कि वेरी डेंसली पॉपुलेटेड हैं, वहाँ पे इसकी कोरोना के जो पेशेंट्स की जो केसेस हैं वो ज़्यादा हैं, और जो जयपुर के डेवलप्ड एरियाज़ हैं, वेल प्लान्ड हैं, वहाँ पे बहुत कम है। ऐसा क्यों?
एक्चुअल में क्या है कि जहाँ पे भी अगर कंजस्टेड होगा, जहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, जहाँ एक साथ एक कमरे में ज़्यादा लोग रह रहे होंगे, तो वहाँ डेफिनेटली इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाएगा, क्योंकि आप पूरे टाइम जो मास्क हैं उनको लगा के रह नहीं सकते। अगर आप पूरे टाइम मास्क लगाएंगे तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जाएगी बॉडी में, फिर हेडेक और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, उसके भी फिर एक एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो आप जब भीड़ वाली जगहों में जाएंगे तो उन्हीं वजहों से ये स्प्रेड करता है। अगर लोग सरकार का कहना नहीं मानेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज़ करना और उसके अलावा सैनिटाइज़र यूज़ करना, हैंड वॉश करना, ये अगर प्रॉपर नहीं होगा तो ये स्प्रेड करता है। यही वजह है कि जैसे लॉकडाउन खुलता है स्प्रेड करता है। लॉकडाउन में भी जहाँ लोग एक साथ भीड़ में रह रहे हैं, जहाँ कंजस्टेड एरिया है, जहाँ प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है, प्रॉपर क्वारंटाइन नहीं हुआ, तो उन वजहों से ये फैल जाता है। ये तो डॉक्टर साहब, फिर हम ये मान के चलें कि ये जो इसका जो ट्रांसमिशन है इस वायरस की, वो एटमॉस्फेयर से हो रही है और शायद ये लंग्स को अटैक करता है, एंड उससे हमारी ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर, दैट इज़ द प्राइम कॉज फॉर डेथ। एक्चुअल में डेथ का जो कॉज तो कई सारे बताए जा रहे हैं, कि जैसे ये कह रहे हैं कि हार्ट में मायोकार्डिटिस कर देता है, कोई कहता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में थ्रोम्बोसिस कर देता है, कुछ निमोनिया के भी कह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो यहाँ केसेस आ रहे हैं या पूरे इंडिया में जो लिटरेचर और वो अवेलेबल है, हिंदुस्तान में जो डेथ हो रही है वो कोमॉर्बिड कंडीशन से हो रही है। सिर्फ अलोन कोरोना बहुत कम डेथ हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन से डेथ हैं। और कोरोना का अगर अपन देखें तो कोरोना यहाँ पे जो रेस्पॉन्ड कर रहा है वो ऑक्सीजन देने से ही रेस्पॉन्ड कर जाता है। बहुत सीरियस वेंटिलेटर पे बहुत कम लोगों को लेना पड़ा, है ना। आईसीयू में एडमिट किया, ऑक्सीजन दी, ठीक हो गया। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रिंसिपल सर ने शुरू किया, वो उनका इनोवेशन था कि पल्स ऑक्सीमीटर सब मरीजों को दे दिए गए। और इसका ये नतीजा है कि जो एक तरह से सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहा है पेशेंट खुद अपना, जैसे ही ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम होता है वो रिपोर्ट कर देता है। उसी का नतीजा होता है फिर उसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग से या उससे उसको आगे मॉनिटरिंग, उसकी दवाइयाँ और ये सब शुरू की जाती है। इसी का नतीजा है कि डॉक्टर्स में, जो हेल्थ केयर वर्कर में, नर्सिंग स्टाफ में, क्लास 4th में, इनके इन्फेक्शंस बहुत कम हुए। और जो भी हुए वो भगवान की कृपा है एक अपने राजस्थान पे कि उनकी मॉर्टिलिटी बहुत कम है। ये सब वजह रही कि ये एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक प्रॉपर गाइडेंस और सेल्फ मॉनिटरिंग जो की गई, और पेशेंट का जो सपोर्ट रहा, स्टाफ का जो सपोर्ट रहा, उन वजहों से इसमें डेथ रेट बहुत कम है। ये आपने सेल्फ मॉनिटरिंग की जो बात करी, तो इसके बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो भारत सरकार की एक ऐप है आरोग्य सेतु, ये इसके बारे में बड़ी बड़ी अजीब सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कुछ लोग इसको ठीक मानते हैं, कुछ इसके अगेंस्ट एजिटेशन कर रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि एग्जैक्टली ये आरोग्य सेतु कैसे काम करती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर कोई इसके नुकसान भी हैं तो आप हमें उसके बारे में बताने करें। आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही अच्छा है, एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप प्रॉपर्ली अपन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, दूसरे और लोगों को सचेत कर सकते हैं अगर सब डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इस तरह के ऐप डेवलप किए जो ऐप बेस्ड, वेब बेस्ड मॉनिटरिंग के लिए। इसके अलावा भी कुछ वर्ल्ड में कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे UCLA ने, डॉक्टर अनिल शर्मा हैं उसमें, UCLA में उन्होंने एक वेलनेस वेबसाइट डेवलप की है। उस वेबसाइट का भी पर्पज़ ये है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली काउंसलिंग, टेली कंसल्टेशंस वो प्रोवाइड करें और लोगों को साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करें। इसके अलावा डॉक्टर विमल शर्मा जो मानचेस्टर यूनिवर्सिटी में है, वो वर्ल्ड साइकेट्री एसोसिएशन में भी एक ऊंचा पद रखते हैं। वो भी अपनी तरफ से उन्होंने साइको सोशल सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है। उन सपोर्ट सिस्टम में वो इंडिया से पूरे फॉरेन कंट्रीज से 8-10 कंट्रीज से अब तक इन्वॉल्व कर चुके हैं। जहाँ जहाँ कोरोना फैला है वहाँ इन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, साइकेट्री के लोगों को, मीडिया पर्सनस को, पेशेंट्स को, उनको सबको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और WHO ने और यूनाइटेड नेशंस ने, इन्होंने भी हाल ही में आज ही कुछ बार एडवाइजरी जारी की है इन्होंने कि आने वाले टाइम में कोविड का जो फोबिया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन्स ये जो डेवलप हो रही हैं, ये एक बड़ी महामारी का रूप लेंगी। इन्हीं का नतीजा है कि सरकार परमिट कर देती है तो भी लोग शॉप्स ओपन नहीं कर रहे, सरकार परमिट कर रही है तो भी डॉक्टर्स, डेंटिस्ट हो गए या कोई और डॉक्टर्स हो गए, वो मरीज़ देखने से डर रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि अपन सब लोगों को सावधानी पूरी रखनी है, सावधानी रखते हुए काम करना है।
गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, एम्स की गाइडलाइंस, सब तरह की गाइडलाइंस अवेलेबल है, सभी कंसल्टेंट्स के लिए अवेलेबल है। उनको पालन करते हुए सभी को। बट डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने ठीक बोला कि वो सारी गाइडलाइंस पालन करनी चाहिए, बट एक यहाँ पे काउंटर व्यू भी है। वो कह रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन, स्पेशली लॉकडाउन 4.0 है, ये अननेसेसरी है, हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या, इस क्रिटिसिज्म में जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो, उसके हिसाब से आप हमें बताइए कि ये जो एक एजिटेशन है या क्रिटिसिज्म है या एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये सही है कि नहीं है? लॉकडाउन के मामले में सरकार जो भी निर्णय लेती है वो उनकी आम जनता की एडवाइजरी से, या उनके जो एक्सपर्ट है उनकी एडवाइजरी से, या मीडिया पर्सन्स की एडवाइजरी से, या मीडिया में जो भी चल रहा होता है उन सबको देखते हुए निर्णय लेती है। क्योंकि सरकार को भी सरकार में भी जो एजेंसियां हैं वो सब इन चीज़ों को देखते हुए निर्णय लेती है। वो बात आपकी सही है, रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि लॉकडाउन पूरी तरह से खोल लें और पता चले कि एकदम केसेस आने बहुत ज़्यादा शुरू हो गए या मॉर्टलिटी एकदम ज़्यादा शुरू हो गई। उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए सरकार अपनी तरफ से बहुत सही निर्णय करती हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट निर्णय करे चाहे स्टेट गवर्नमेंट निर्णय करे। लॉकडाउन इन्होंने लागू किया है, कुछ इन्होंने धीरे धीरे खोला है लॉकडाउन, ये बहुत अच्छा निर्णय है। यही एक तरीका होता है कि लॉकडाउन को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप खोला जाए, जिससे अननेसेसरी एकदम सडनली केस इंक्रीज ना हो, और जो आम जनता में या वैसे जो डर है ना, वो धीरे धीरे डर निकले। ये इसी जो जनता के डर की बात करते हैं डॉक्टर साहब, चूँकि अभी हमारे पास वैक्सीन है नहीं और ट्रीटमेंट भी हमारे पास है नहीं, और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वैक्सीन का अगर हम डेवलपमेंट साइकिल देखें तो इट कैन वेल रन इनटू 24 मंथ्स, मीन्स 2 साल। तो इसका क्या मतलब ये है कि हमें इस डर के साथ जीना है, और यहाँ इस डर से अगर हमें निकलना है तो हमें क्या एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि हम एक मीनिंगफुल लाइफ भी जिएं और एट द सेम टाइम हम अपने बाकी काम भी कर सकें और इस लड़ाई से, इस कोरोना की लड़ाई को भी ठीक तरीके से लड़ सकें। एक्चुअल में वैक्सीन जो है वो कई कंट्रीज़ वाला बहुत अच्छी डेवलपिंग स्टेज में है। वो ह्यूमन ट्रायल्स भी चल रहे हैं, एनिमल ट्रायल्स, सक्सेसफुल एनिमल ट्रायल्स भी हो गए उनके। तो वैक्सीन्स भी आने वाले टाइम में 2-3 महीने में अवेलेबल हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद की जा रही है। उसके अलावा जो अमेरिका में नई ड्रग डेवलप हुई है उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जो एंटीवायरल ड्रग्स उन्होंने डेवलप किए उसके पूरे वर्ल्ड में ट्रायल हो रहे हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो ठीक है, अपन को पूरी सावधानी रखनी है। डर ठीक है, डर धीरे धीरे जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम सडनली डर डिसअपियर हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपन को पूरी सावधानी रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज़ और सैनिटाइज़र यूज़ और इन सब को ध्यान रखते हुए अपन को जीना है और इसके साथ जीना पड़ेगा। और साइकोलॉजिकली अपन एक दूसरे को सपोर्ट करें जितना भी पॉसिबल हो। इस समय जो भी लोग मजदूर वर्ग हो गया या कोई और हो गया, अपन सब आत्मज्योति डेवलप करने की कोशिश करें, उनकी सेवाएं करें। और मीडिया में इधर उधर जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, कोरोना की जो न्यूज़ आ रही हैं, उनको नहीं देखें, अवॉइड करें। ज़्यादा ही आपको ज़रूरी लगता है तो ICMR की साइट हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की जो साइट है उसमें आप अपना लोकल जो भी केसेस आ रहे हैं उसमें आप रिकवरी रेट देखें। सभी जगह रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। रिकवरी रेट्स को आप चेक करें, आप कितने पेशेंट्स टोटल आए उसके ऊपर आप देखें कितने रिकवर हो गए, उससे आप परसेंटेज निकाल लें कि कितना परसेंट रिकवरी रेट आ रही है, उसको देखें और पूरी सावधानी रखते हुए चलें। डॉक्टर साहब, और ये भी बताते हैं कि ये जो कोरोना है इसका ओरिजिन शायद चाइना है या वुहान, जैसे हम इसको वुहान वायरस भी कभी कभी बोलते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि ये एक मैन मेड है या एक नेचुरल है, और या फिर ये एक चाइना या इवन अमेरिका फॉर दैट मैटर, ये इन बड़े देशों का एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ एक कदम था जो शायद इनसे लेबोरेटरी में कंट्रोल नहीं हुआ और वो अनकंट्रोल्ड कंडीशन में फैल गया, और फिर इसके ऊपर किसी किस्म का जो पॉपुलेशन में आने के बाद इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। आपके विचार में ये क्या है, मैन मेड है या एक आर्टिफिशियली मेड वायरस है? जो भी लिटरेचर अवेलेबल है, जो अच्छी एविडेंस बेस्ड लिटरेचर जो अवेलेबल है उसको देखें, या अपन एक ओवरऑल कॉमन सेंस से भी अगर इसको जज करना चाहें तो कोई अगर वायरस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग जेनेटिक मेकअप में, अलग अलग लोगों में सेम स्पीड से सेम उससे अगर स्प्रेड हो रहा है तो उसकी संभावना ज़्यादा इस चीज़ की लग रही है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है कि वो
मैन मेड हो सकता है या लेबोरेटरी से निकला हुआ हो सकता है इसकी संभावना। इसके केस में काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, कुछ चाइना की तरफ इंडिकेशन करती हैं और चाइना के पास एक काउंटर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो अमेरिका की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से ये फैल चुका है और फिर चाइना ने क्लेम किया है कि हमने इसके ऊपर काबू कर लिया था, बट अभी हम जैसे जानते हैं कि सेकेंड स्पाइक आ गई है और उस हिसाब से अगर हम देखें इंडिया में अभी हम फर्स्ट स्पाइक के हिसाब से ही उजड़ रहे हैं, आई मीन उसके साथ ही जूझ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम फर्स्ट स्पाइक को कंट्रोल कर लें और उसके बाद सेकंड स्पाइक आने के भी चांसेस हैं, और अगर हैं तो हमें उसको बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक्चुअल में सेकंड स्पाइक और ये जो इशू है इन सबको देखते हुए ही अपन को लापरवाह नहीं होना बिल्कुल भी, और वही अपन को सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए करना है, और सभी जो भी वर्क करें वो पूरी सावधानी से वर्क करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जो भी कोरोना से जो पेशेंट जो पॉजिटिव आ गए उनको भी पूरा सपोर्ट दें। सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, सोशली तो उनसे इंटरेक्ट करें। ये सोशल डिस्टेंसिंग से बेटर टर्म है फिजिकल डिस्टेंस। अपन को फिजिकल डिस्टेंस रखनी है उनसे, सोशली उनको जोड़ के रखना है। ऐसा नहीं हो कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसके आना जाना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दें, या क्योंकि मोबाइल से बात करेंगे तो फैलेगा नहीं। लेकिन उसको सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कोरोना पेशेंट्स को, उसकी फैमिली को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कोरोना पे, और जो भी लोग जो डर रहे हैं, जिनमें डर है, उनको भी सपोर्ट करें। और इस सपोर्ट की खैर आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि ये वायरस तो खैर है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, चाहे वो इन्फेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं या रिकवरी के रिज़ल्ट्स हैं, ये हर एक कंट्री में डिफरेंट हैं। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि शुरू में हमको बोला गया था कि ये वायरस हॉट क्लाइमेट में नहीं टिक पाएगा, पर अभी जैसे ही गर्मियाँ आ गई हैं और हमारे कंट्री में टेम्परेचर ऑलरेडी टचिंग अराउंड 45 डिग्रीज, और बाकी भी जो टेम्परेट क्लाइमेट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इस टेम्परेचर की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें डिफरेंट लाइक कोल्ड क्लाइमेट्स में अभी भी ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं, ये डिफरेंट रेट्स क्यों हैं, किस वजह से हैं? ये एक्चुअल में सिर्फ टेम्परेचर में दिक्कत ये है कि हाई टेम्परेचर है तो अपन एसी में अंदर रूम में रहते हैं, ठीक है ना, तो इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन हो रहा है, ये है ना, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वायरस अगर हॉट टेम्परेचर में रहा तो कुछ आवर्स कम सर्वाइव करेगा, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे अपन, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे, तो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर रहा है। उसमें आप टेम्परेचर चाहे कितना भी हो स्प्रेड कर ही जाता है। तो इसलिए इसको अपन उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन कह नहीं सकते इसको कि टेम्परेचर से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। चलिए डॉक्टर साहब, मैं फाइनल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बात की है, वो कह रहे हैं ये कोरोना के जो लॉकडाउन की वजह से जो हमारे कंट्री में अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ से ज़्यादा हो गया है और चौथा फेज़ चल रहा है, इसमें लोगों में, जनता में जनरली साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स कुछ ख़राब हो रहे हैं। तो कुछ हमें उसके बारे में बताइए कि क्या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको निगेट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? साइकेट्री की जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो लॉकडाउन डिप्रेशन भी एक टर्म है, एक कोरोना फोबिया भी एक टर्म है, एंग्जाइटी है, इन बीमारियों से इंड्यूस्ड एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब कॉमन है। बहुत इस समय पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास भी। मैं बीइंग फार्माकोलॉजिस्ट, मेरे पास भी कॉल आती हैं डेली, 4-5 कॉल आती हैं, क्योंकि मैं साइको सोशल सपोर्ट सिस्टम जो डेवलप किया है इंग्लैंड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में, उससे जुड़ा हुआ हूँ। दूसरा जो UCLA USA में जो हैं डॉक्टर अनिल हैं, उनके साथ जो उन्होंने वेलनेस की वेबसाइट डिज़ाइन की है, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से जो अगर मेरी भी कई साइकेट्री के जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं जो पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं, इसमें काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत होती है, तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो टोटली लॉकडाउन से, जो वायरस के डर से जो चीज़ें पैदा हुई हैं, उसमें साइकोलॉजिकली आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक बड़ी महामारी कह सकते हैं कि तौर में पेशेंट आ सकते हैं। इसलिए अपन को साइको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है इन लोगों को। इन पेशेंट्स को हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या ट्रीटमेंट है, हम उस ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं? अगर वो एक बहुत बड़ी समस्या से उभरती है तो ये हमारे हर सोशल एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करेगा। वर्ल्ड साइकेट्री एसोसिएशन है, इंडियन साइकेट्री एसोसिएशन है, और साइकेट्री के जो कंसल्टेंट है, सभी मेडिकल कॉलेजों में जो कंसल्टेंट हैं, वो सभी इस पे वर्क कर रहे हैं। वो भी पेशेंट्स काउंसलिंग कर रहे हैं, टेली काउंसलिंग कर रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। हाल ही में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ को परमिट किया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर कई लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइन की है, कई लोगों ने साइको सोशल सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से भी ये सब लोग एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेज की जो मेडिकल एजुकेशन यूनिट्स हैं, वो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड्स कर रही हैं
डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत इसकी अंदर की जानकारी इसके बारे में, कोरोना के बारे में बताया है। अब फाइनली हमें बताइए कि हम जो एक नॉर्मल सिटीजन्स हैं, नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हमें इसके बारे में, इसके जो मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं उसकी इतनी जानकारी नहीं है। हमें अपनी लाइफ को एक नॉर्मल बनाने के लिए फर्स्टली फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड उसके बाद फिर साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ताकि हमारी जो लाइफ जो पहले चलती आ रही थी और अब जो न्यू नॉर्मल चल के आ रहा है वो उसको ज़्यादा हैम्पर ना करें। इसके लिए एक तो ये है कि अपन को आने वाले टाइम में कोरोना के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जो सावधानी रख रहे हैं एज ए हेल्थ केयर वर्कर, हम लोग जो हमारे चिकित्सक हो गए, कॉलेज का स्टाफ हो गया या हेल्थ केयर वर्कर जो भी हैं, हम ड्रेसेस जो भी हॉस्पिटल ड्यूटी में कोरोना पेशेंट्स वार्ड में जो राउंड में सभी चिकित्सक जाते हैं वो आते हैं तो अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं, बाहरी वॉश कर देते हैं उसको, शूज़ बाहरी करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र एक घंटे से या फिर कुछ डिस्टेंस से यूज़ करते हैं मास्क, और डिस्टेंसिंग रखते हैं आपस में। तो एक डिस्टेंसिंग रखते हुए सारे काम करने हैं अपन को, मास्क यूज़ करते हुए सारे काम। तो आप हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे घर में मेड भी आती है बाहर से तो हमको उसको चाहिए कि पहले वो आए, अलग कमरे में जाए, वहाँ पे अपने क्लोथ चेंज करे एंड देन शी एंटर्स, और बाहर जाते समय फिर वही सेम चीज़ करे। क्लोथ चेंज अगर नहीं, हर जगह तो पॉसिबल नहीं हो, कहाँ क्लोथ के अंदर हैंड वॉश तो एटलीस्ट करे वो, और मास्क यूज़ करे। और जितने डिलीवरी बॉयज़ हमारे घर में आते हैं उनको हम अंदर ना आने दें और डिलीवरी सारी दरवाजे के बाहर लें, और उसको फिर कुछ आवर्स तक एक हर जो भी आइटम है उसकी एक कुछ आवर्स हैं, 4 आवर 5 आवर तक उसको आप ना छुएं, और उसको जहाँ तक वो अगर टच करें तो फिर हैंड वॉश करें, बस यही है। और अगर सब्जियां फल वगैरह हैं तो उनको हम यूज़ करने के पैटर्न्स जो काफ़ी अवेलेबल है मीडिया में, पहले से ही काफ़ी चल रहा है कि भाई आप उसको ब्लीचिंग पाउडर हो गया या इन चीज़ों से वॉश करें प्रॉपरली। फिर सब्जियां वैसे भी बॉयल होती हैं तो जनरली वायरस मर जाता है, फिर उसको कुछ आवर्स तक रखें, 4 आवर्स, कोई 1 दिन रख रहा है एडवाइस कर रहा है, कोई 2 दिन रख रहा है, या 4 डेज़ के लिए कुछ धूप में रखें, कुछ बाहर छोड़ दें, इस तरह से एडवाइस की जा रही है। इन सब सावधानियों को रखते हुए ही अपन को करना है। बाकी सावधानी पूरी रखनी है, डरना नहीं है, क्योंकि मॉर्टिलिटी बहुत कम है, मॉर्बिडिटी बहुत कम है, आईसीयू, ऑक्सीजन सपोर्ट और हॉस्पिटल एडमिशन परसेंटेज बहुत कम है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बहुत हैं, इसलिए और आने वाले टाइम में इम्यूनिटी डेवलप होगी तभी ये जाएगा। 60% जो भी पुराने वायरस की हिस्ट्री है, 60% पर्सनस जो अफेक्टेड होंगे, जहाँ इन्फेक्ट होंगे, उनमें इम्यूनिटी डेवलप होगी। जो यंग एज के लोग होंगे, ओल्ड एज के लोगों को अपन को बचा के रखना है। यंग एज में इन्फेक्शन होगा, इम्यूनिटी डेवलप होगी, तब ये वायरस के जाने के चांसेस हैं। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आज आपने अपने हमारे दर्शकों को बताया कि राजस्थान या स्पेशली जयपुर के अंदर हम एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, क्योंकि ये हमारा जो डिसिप्लिन तरीका है या जो हमने फॉलो किया है, गवर्नमेंट ने हमको बताया है, उसके हिसाब से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं। तो इसलिए हमको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए किसी भी लेवल पे जो इस चलती हुई हमारी बैंड वैगन है इसको डिस्टर्ब करे या हमारी कोई स्पाइक देखने को मिले, और एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ करते हुए हमको ये सब करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू, आज हमारी चैनल पे आए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, थैंक्स अ लॉट। वेल दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, जो एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हैं इस पर्टिकुलर कोरोना की लड़ाई में, और इन्होंने हमें बताया कि इस कोरोना का वजूद क्या है, कैसे फैलता है, और हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए हैं, और हमारी क्या क्या स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं जिसके हिसाब से हम एक काफ़ी सेफ़ हैं। और फिर इन्होंने हमारे कुछ एस्पेक्ट्स, जो साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स को भी डील किया, फिर कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स को भी डील किया, फिर हमारी ये वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है चाइना में, उसके बारे में थोड़ी सी हमको इंसाइट दी, और फाइनली हमको बताया कि इस कोरोना के साथ हमें कैसे जीना है और अपनी लाइफ में एक नया नॉर्मल क्रिएट करना है। सो विद दैट आई विल साइन ऑफ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ये देखा, और आई एम श्योर जो डॉक्टर साहब ने चीज़ें बताई हैं आप उनको फॉलो करेंगे। और इस समय मैं आपको ये भी चाहूँगा कि आप हमारी इस चैनल को फॉलो करें, और उसके लिए आप यूट्यूब पे जाएं और ब्रिगेडियर गाइड्स यू नाम की एक चैनल को सर्च करें, वहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस कोरोना के बारे में मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे www.brigadierguidesyou.com पे जाएं, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसके अलावा जितने भी हमारे लोकल यूथ हैं
उनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है जिनको यूज़ करके वो अपना काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड वील वेट फॉर यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।